हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वित्तीय प्रबंधन में और मैं हूं आपकी होस्ट रिया शर्मा। मैं आपको लेके चलूंगी फाइनेंस की उस दुनिया में जहां कंसेप्ट को सिंपल और इजी वे में समझाया जाता है। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। लेकिन अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले वो जरूर देख लो, वरना ये वीडियो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो इन द प्रीवियस पार्ट हमने समझा था कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का बेस कैसे बनता है, जैसे इकोनॉमी हेल्थी हो, इंडस्ट्री ग्रो कर रही हो और कंपनी के फंडामेंटल सॉलिड हो, तभी बिजनेस टिकता है। बट अभी सवाल ये है कि हमने इकोनॉमी के बारे में पता कर लिया, इंडस्ट्री ठीक ठाक ग्रो कर रही है या नहीं ये भी पता कर लिया, पर क्या कंपनी अंदर से स्ट्रॉन्ग है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, और ये कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये सब कैसे पता चलेगा। तो आज की वीडियो में हम करेंगे थोड़ा डीप डाइव एंड आई विल टेल यू कैसे आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो स्ट्रॉन्ग और अंडर वैल्यूड कंपनीज स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ। सो ग्रैब योर चाय, सिट बैक और शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2। ओके, तो सबसे पहला स्टेप, जब हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हमें उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड देखना होता है। हाँ, बिल्कुल स्कूल के रिपोर्ट कार्ड जैसे ही, बस मार्क्स की जगह यहाँ होते हैं प्रॉफिट और लॉसेस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो इनको एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहला होता है इनकम स्टेटमेंट, जो बताता है कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया और उसमें से कितना खर्च कर दिया, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। सोच लो आपकी एक छोटी सी कैफे है, दिन भर कस्टमर आए, खाना खाया, तो ये हुई आपकी सेल्स यानी रेवेन्यू। अब आपने इंग्रेडिएंट, स्टाफ और रेंट में से जो खर्चा किया वो गया एक्सपेंसेस में और जो बचा वो हुआ प्रॉफिट। सिंपल है ना, कमाई में से खर्चा घटाया तो जो बचा वो हुआ प्रॉफिट। और अगर ये प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा है तो समझ लो कंपनी हेल्थी ग्रो कर रही है। लेकिन अगर कमाई से ज्यादा खर्चे का अमाउंट है तो मतलब कंपनी लॉस में है। अब आता है बैलेंस शीट। ये बताता है कंपनी के पास क्या क्या चीजें हैं, असेट्स, और कितना उधार है, लायबिलिटीज। सोच लो आप एक रेस्टोरेंट के ओनर हो, आपके पास अपना किचन, फर्नीचर और कैश बैलेंस है। ये सब आपके असेट्स हैं। लेकिन अगर आपने ये सब बैंक लोन से लिया है तो वो हुआ लायबिलिटीज। तो जितना कम उधार उतनी शांति और जितना ज्यादा अपना पैसा उतनी स्टेबिलिटी। तीसरे नंबर पर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये थोड़ा अंडररेटेड हीरो होता है, पर यही है कंपनी के रियल कैश फ्लो को डिस्क्राइब करने वाला, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी के पास एक्चुअली कैश आ भी रहा है या सिर्फ पेपर पे प्रॉफिट लिखा है। देखो, ये कैश फ्लो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिसमें बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रियल पैसा आ रहा है या नहीं वो पता चलता है। दूसरा, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, जिसमें कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है या नहीं, मतलब कंपनी के फ्यूचर गोल्स को दिखाता है। और फिर आता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो, जिसमें कंपनी अपने लोन्स रीपे कर रही है या और उधार ले रही है, उसका पता चलता है। सो अगर कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है पर बैंक अकाउंट खाली है तो कुछ तो गड़बड़ है बॉस। ये 3 रिपोर्ट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, मिलके बताते हैं कि कंपनी सिर्फ बाहर से सुंदर दिख रही है या अंदर से भी हेल्थी है। ओके गाइस, अब जब हमने कंपनी के रिपोर्ट्स देख लिए तो अगला स्टेप है उन बड़े बड़े नंबर्स को सिंप्लीफाई करना, क्योंकि ऑनेस्टली कौन इतने सारे करोड़ गिनते बैठेगा।
और यही काम आते हैं फाइनेंशियल रेशियोज। ये हमें बताते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस गुड, एवरेज या डेंजर जोन में है। पहला रेशियो है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। सिंपल वर्ड्स में एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। सोच लो एक पिज्जा है जिसे कंपनी ने 10 स्लाइसेस में काटा। हर स्लाइस की वैल्यू थी 1 रुपए और कंपनी ने हर स्लाइस को 10 रुपए में बेचा, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 90 रुपए, यानी हर शेयर पे 9 रुपए का प्रॉफिट। वही होता है ईपीएस। सेकंड रेशियो है हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये रेशियो एक इन्वेस्टर का बेस्ट फ्रेंड है। पीई बताता है कि लोग कंपनी के हर 1 रुपए प्रॉफिट के लिए कितना पैसा देने के लिए रेडी है। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 200 है और ईपीएस 20 रुपए है तो पीई रेशियो हुआ 10, मतलब लोग 1 रुपए अर्निंग के लिए 10 रुपए पे कर रहे हैं। अब अगर पूरी इंडस्ट्री का एवरेज 20 है और आपकी कंपनी का पीई 10 है तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। लेकिन अगर उसका पीई 40 है तो मतलब लोग हाइप में ज्यादा पे कर रहे हैं, वो स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड हो सकता है। तो सिंपल रूल है, लो पीई विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एक अच्छी डील हो सकती है। वहीं हाई पीई बिना किसी रीजन के, तो वहां हमें केयरफुल रहना चाहिए। अब आता है तीसरा रेशियो आरओई, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसे से कितना इफिशिएंटली कमा रही है। सोच लो आपने अपने दोस्त के कैफे में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अगले साल वो 20,000 रुपए प्रॉफिट देता है, तो आरओई हुआ 20%, मतलब कंपनी आपके पैसे से अच्छा रिटर्न कमा रही है। फोर्थ रेशियो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो बताता है कि कंपनी कितना उधार लेके चल रही है। सोच लो आपका एक फ्रेंड है जो हर चीज लोन पे खरीदता है, कार भी ईएमआई, फोन भी ईएमआई और कॉफी मशीन भी ईएमआई। अब ऐसे फ्रेंड पे रिस्क ज्यादा होता है। अगर डेब्ट ज्यादा है तो इंटरेस्ट और रीपेमेंट का प्रेशर होता है, लेकिन अगर कंपनी अपने फंड से ग्रो कर रही है तो सुपर सेफ और स्ट्रॉन्ग है। और फाइनली करंट रेशियो, ये बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स इजीली चुका सकती है या नहीं। करंट रेशियो एक सिंपल इंडिकेटर है कि कंपनी के पास इतने शॉर्ट टर्म असेट्स हैं कि वो अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स कंफर्टेबली चुका सकती है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी कंपनी के करंट असेट्स 200 करोड़ हैं और करंट लायबिलिटी 100 करोड़, तो करंट रेशियो हुआ 200 डिवाइडेड बाय 100, इट्स 2। मतलब कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स के 2 गुना असेट्स हैं, सो लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। जनरली 1.5 से 2 के बीच का रेशियो हेल्थी माना जाता है। अगर रेशियो 1 से कम है तो मतलब कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म ड्यूज देने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, और अगर बहुत ज्यादा हाई है तो कंपनी शायद अपने रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही है। तो सिंपल लैंग्वेज में करंट रेशियो बताता है कि कंपनी के पास इमरजेंसी फंड कितना रेडी है, ताकि शॉर्ट टर्म क्राइसिस में भी वो चिल करे और पैनिक ना हो। तो ये फाइनेंशियल रेशियोज हमें एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है या सिर्फ हाइप पे चल रही है। और हाँ, जब आप इन्हें समझ जाते हो तो आपका इन्वेस्टिंग गेम एकदम लेवल अप हो जाता है। ओके इन्वेस्टर्स, अब हमने नंबर्स देख लिए, प्रॉफिट, रेशियो, सब कुछ। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, कंपनी सिर्फ नंबर से नहीं चलती। कंपनी के पीछे लोग होते हैं, आइडियाज होते हैं और एक विजन होता है, और वही होता है क्वालिटेटिव फैक्टर, जो बताता है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं पर पावरफुल और सस्टेनेबल भी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले देखना होता है कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि अगर कप्तान ही कंफ्यूज्ड है तो शिप कहां से कहां जाएगी। जैसे टाटा ग्रुप, उनके लीडर्स ने हमेशा लॉन्ग टर्म सोचा, एथिकल तरीके से काम किया और अपनी रेपुटेशन मेंटेन रखी।
कंपेयर दैट टू कंपनीज जिनके प्रमोटर्स स्कैम्स और कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं। इन्वेस्टर उनसे थोड़ा दूर ही भागते हैं। अगला फैक्टर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी मोट। मोट के बारे में हमने अपने एपिसोड 1 और एपिसोड 3 जिसमें रिया और सिया की कहानी के जरिए हमने ट्रेडर और इन्वेस्टर के माइंडसेट के बारे में बताया था, उसमें भी हमने मोट को अच्छे से डिफाइन किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए। अब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मोट मतलब कंपनी के पास ऐसी पावर या यूनिकनेस जो दूसरे कॉपी ना कर सके, जैसे कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला, एप्पल का लॉयल फैन बेस और एशियन पेंट्स का मैसिव डीलर नेटवर्क। ये सब उनके मोड्स हैं। यही चीजें उन्हें कंपटीशन से सेफ रखती है, चाहे मार्केट में कोई नया प्लेयर ही क्यों ना आ जाए। अब आता है ग्रोथ पोटेंशियल। कंपनी फ्यूचर में क्या कर रही है? नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, या सिर्फ पुरानी चीजों पे ही टिका हुआ है? जैसे रिलायंस सिर्फ पेट्रोल पे नहीं रुक गया, वो टेलीकॉम और रिटेल में भी चला गया। दैट्स ग्रोथ विजन। अगर कंपनी के पास आगे बढ़ने का प्लान है तो इन्वेस्टर के पास भी आगे उस कंपनी के साथ बने रहने का रीजन है। और लास्ट बट सुपर इम्पोर्टेंट, ब्रांड वैल्यू। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लोगों के माइंड में एक ट्रस्ट क्रिएट करता है। थिंक अबाउट इट, अगर आपको फोन लेना हो तो आप बिना सोचे एप्पल या सैमसंग कंसीडर करते हो, राइट? बस वही होता है ब्रांड पावर। मारुति, HDFC बैंक, TCS, ये सब ब्रांड इतने ट्रस्टेड हैं कि लोग इनके प्रोडक्ट ब्लाइंड फेथ से ले लेते हैं। और जब ब्रांड पे ट्रस्ट होता है तो रेवेन्यू स्टेबल रहता है और मार्केट शेयर सिक्योर। तो देखा, नंबर्स जरूरी हैं पर कंपनी का कैरेक्टर और विजन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मैनेजमेंट ऑनेस्ट हो, ब्रांड ट्रस्टेड हो और ग्रोथ डायरेक्शन क्लियर हो तो कंपनी के फंडामेंटल्स ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अब तक हमने समझ लिया कौन सी कंपनी अच्छी है, उसके नंबर स्ट्रॉन्ग है और वो अंडर वैल्यूड है या नहीं। बट अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, विजन और पेशेंस। देखो, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोई 100 मीटर रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। और यहाँ सबसे बड़ा रिटर्न उन्हीं को मिलता है जो टाइम के साथ टिक जाते हैं। एक सिंपल सा रूल है, टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। मतलब अगर आपका पैसा एक अच्छी कंपनी में लगा है तो हर साल छोटा सा प्रॉफिट भी कंपाउंड होते होते बड़ा बन जाता है। जैसे आप हर महीने एक प्लांट को पानी देते हो, वो प्लांट एक दिन में बड़ा नहीं होता, पर टाइम के साथ वो ट्री बन जाता है जो शेड भी देता है और फ्रूट्स भी। स्टॉक मार्केट कभी अप कभी डाउन, बिल्कुल वेदर की तरह। कभी न्यूज से पैनिक होता है, कभी हाइप से रैली। पर स्मार्ट इन्वेस्टर इन सब इमोशन से अनअफेक्टेड रहता है। वो बस अपने रिसर्च और लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस करता है। जैसे अगर आप जिम जा रहे हो और एक वीक में रिजल्ट नहीं आया तो क्या आप छोड़ दोगे? नहीं ना। वही लॉजिक यहाँ भी लगता है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही रियल मसल्स बिल्ड करते हैं। मार्केट कभी कभी टेम्पररी डाउन हो जाता है, पर अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो वो वापस ऊपर जरूर आता है। टेम्पररी प्राइस फॉल परमानेंट लॉस नहीं शो करता। सबसे स्वीट पार्ट, आपको हर दिन कुछ करना नहीं पड़ता, बस एक बार अच्छी कंपनी चूज करो और टाइम को अपना काम करने दो। Because wealth doesn't grow overnight, it grows over time. जैसे एक शेफ स्लो कुकिंग कर रहा हो, फ्लेवर्स तभी निकलते हैं जब पेशेंस हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट का बेस्ट टेस्ट मिलता है जब आप वेट कर रहे हो। तो ये था हमारा 4th और फाइनल स्टेप, लॉन्ग टर्म विजन। ये एक माइंडसेट है। आपको समझना होता है बिजनेस का दिल और उससे टाइम देना होता है ग्रो करने के लिए। अगर आपने ये चारों स्टेप फॉलो कर लिए तो आप सिर्फ स्टॉक नहीं, एक फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो ना तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कौन सा स्टेप आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, अगर आप भी
अपना स्मार्ट इन्वेस्टर जर्नी शुरू करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस कंसेप्ट को सिंपल, फन और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और साथ ही फंडामेंटल और टेक्निकल में कंपैरिजन भी करेंगे। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली, स्टे क्यूरियस और हमेशा फंडामेंटल स्ट्रांग रखो। बाय बाय।